हेलो एवरीवन, नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्रेडिट क्रिएशन के बारे में कि आपका जो आईएफएस है उसके अंदर आपका एक टॉपिक आता है, वो आपका क्रेडिट क्रिएशन का आता है। एक अलग से चैप्टर इसके अंदर दिया हुआ था क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। फर्स्ट हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि जो आपका क्रेडिट क्रिएशन है वो होता क्या है। इसके मीनिंग से हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें मीनिंग क्या कहता है कि क्रेडिट क्रिएशन मीन्स द पावर ऑफ बैंक्स ड्यू टू विच बैंक्स आर एबल टू एक्सपेंड सेकेंडरी डिपॉजिट मोर देन देयर प्राइमरी डिपॉजिट थ्रू लोन्स एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट। साख निर्माण से अभिप्राय बैंकों की उस शक्ति से है जिसके कारण बैंक ऋण अग्रिम तथा निवेश के माध्यम से अपनी प्राथमिक जमाओं से भी अधिक गौण जमाओं का विस्तार करने में सक्षम हैं। को आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है उससे अभिप्राय बैंकों की उस पावर से है, ठीक है, उस शक्ति से है जिसके कारण जो आपके बैंक लोन हैं, ठीक है, एडवांसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके जरिए जो आपकी सेकेंडरी जो डिपॉजिट हैं वो अधिक होते हैं। किससे? प्राथमिक जो प्राइमरी जो डिपॉजिट है उससे अधिक होते हैं। आप क्रेडिट क्रिएशन क्यों करते हो? ताकि आपकी जो सेकेंडरी जो डिपॉजिट्स हैं वो आपकी प्राइमरी डिपॉजिट से ज़्यादा हो जाएं, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक डेफिनेशन इसके अंदर दी गई है अकॉर्डिंग टू GM हार्म। अब GM हार्म क्या कहता है? द क्रिएशन ऑफ डेरिवेटिव्स डिपॉजिट इन इज आइडेंटिकल विद व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। कि जो आपका जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो क्या होता है? वो आपका सेकेंडरी डिपॉजिट, क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट यानी कि डेरिवेटिव डिपॉजिट होता है। जब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी जो डिपॉजिट है उसका निर्माण करते हैं, क्रिएशन करते हैं, वही आपका क्या होता है? वही आपका क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था, इसका डेफिनेशन थी इसकी क्रेडिट क्रिएशन की। अब उसके बाद बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर कुछ दिए गए हैं। फर्स्ट आपका आता है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मांग जमा। अब डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट बैंक की उस डिपॉजिट को कहते हैं जिसमें जो आपका डिपॉजिटर जो होता है, जो जमा करता होता है, ठीक है, वो किसी भी टाइम क्या है, चेक के द्वारा चेक इशू करके अपनी डिपॉजिट को निकलवा सकता है। इसे आप चेक डिपॉजिट भी बोलते हैं, चेकेबल डिपॉजिट भी इसे आप कह सकते हैं। इसके आगे 2 टाइप्स दिए गए हैं, प्राइमरी और डेरिवेटिव। यानी कि प्राइमरी और कैश डिपॉजिट क्या है? प्राइमरी और कैश डिपॉजिट जिसके अंदर आप उस अमाउंट को आप क्या करते हो? डिपॉजिट करते हो, जो कि आपने क्या है कैश के रूप में क्या है? डिपॉजिट करवाई है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैश डिपॉजिट बोलते हैं। इसे आप पैसिव डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका डेरिवेटिव सेकेंडरी डिपॉजिट आता है। अब इसमें क्या है? इसमें आप उधार में क्या करते हो? उधार लेने के लिए, मान लीजिए कोई पर्सन है, अगर उसको उधार चाहिए तो आप क्या कर देते हो? उसका एक अकाउंट खोल देते हो जिसमें से वो चेक इशू करके जब चाहे अमाउंट क्या कर सकता है? उधार ले सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे आप सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या कहता है कि कैश रिजर्व रेशो में कि जो आपका बैंक होता है वो उसके पास जितना कैश पड़ा होता है, अब वो सारा कैश तो उधार में नहीं दे सकता, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करता है? एक अलग से कैश रिजर्व बना लेता है जिसमें वो कैश रिजर्व रखता है, जिसके कारण अगर किसी जमाकर्ता को, अगर किसी डिपॉजिटरी को कैश की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस कैश रिजर्व से उसे कैश दे देता है, ठीक है। और जो आपका टोटल जो डिपॉजिट होते हैं और जो आपका कैश जो रिजर्व होते हैं उसके अनुपात को, उसकी रेशो को ही कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एक्सिस रिजर्व। एक्सिस रिजर्व यानी कि वह राशि जो बैंक के पास
जितनी उसको कैश अमाउंट चाहिए थी उससे ज़्यादा है। ठीक है, जितनी क्या है कैश रिजर्व रेशियो बनाया गया था उससे फालतू जो होती है, उससे ज़्यादा जो आपके पास रिजर्व है उसको आप क्या बोलते हो, उसे आप एक्सेस रिजर्व बोलते हो। ठीक है, जो कि आपका क्रेडिट क्रिएशन का बेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी जो डिपॉजिट होता है और जो आपका टोटल डिपॉजिट होता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने की जो रेशो होती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हो। तो ये आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए गए थे रिलेटिंग टू क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद इसकी कुछ अजम्पशंस आती हैं, क्रेडिट क्रिएशन की कुछ अजम्पशंस आपके सामने दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है डिपॉजिट विल नॉट बी विड्रॉन एट द सेम टाइम। कि जो आपके जमा करता होते हैं, डिपॉजिटर होते हैं, वो सारे के सारे एक टाइम पर अपनी डिपॉजिट्स को विड्रॉ नहीं करवा सकते। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है कैश रिजर्व रेशो का। कैश रिजर्व रेशो क्या कहता है कि जितने भी बैंक्स होते हैं उनको कैश रिजर्व रेशो का पूरी तरह से क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पेमेंट बाय चेक। चेक द्वारा भुगतान की जो जितने भी पब्लिक से रिलेटेड जो लेन देन हैं, ठीक है, और बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके पेमेंट करनी है वो सारी की सारी पेमेंट चेक के द्वारा की जानी चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है एक्सेस रिजर्व। कि मान लीजिए अगर कैश CRR को प्रिपेयर करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है, कुछ फालतू पैसा बच जाता है, तो उस केस में सभी के पास क्या है, एक्सेस रिजर्व भी होना चाहिए। और जिसको क्रेडिट क्रिएशन करना है उसको एक्सेस रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि साख का विस्तार। कि जो आपका एक्सेस रिजर्व होता है उसके बेस पे ही आप क्या करते हो, क्रेडिट क्रिएशन करते हो, जिससे कि जो आपकी साख है, जो क्रेडिट है, उसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, साख का विस्तार होता है। ठीक है, एक्सेस रिजर्व के बेस पर ही जो बैंक होता है वो अपनी जो उसकी क्रेडिट होती है, जो साख होती है, उसका क्या करता है, विस्तार करता है। नो चेंज इन कंट्रोल पॉलिसी। कि जो आपका बैंक होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, वो क्रेडिट कंट्रोल की जो पॉलिसी होती है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है बेल इज़ नॉट रिस्की। जमानत जोखिम पूर्ण नहीं है। कि जो आपका साख के बदले में, क्रेडिट के बदले में जो जमानत दी गई है, ठीक है, वो रिस्की नहीं है, वो बेल आपकी रिस्की नहीं है। उसके बाद 8 पॉइंट आता है, वो आता है नॉर्मल सिचुएशंस। कि एक देश के अंदर जहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, वहाँ पर जो आपकी इंडस्ट्रियल और आपकी बिजनेस जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, वो क्या है, नॉर्मल है, जनरल है, सामान्य है। तो ये आपकी अजम्पशन थी क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है प्रोसेस का, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। जो आपका साख का निर्माण है, क्रेडिट का जो क्रिएशन है, उसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका सिंगल बैंकिंग सिस्टम है और सेकंड आपका मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है। अब सिंगल बैंकिंग सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में जो बैंक है वो केवल एक ही होता है। ठीक है, इसमें केवल एक ही बैंक क्या करता है, काम करता है। सभी प्रकार के लेन देन इसी बैंक के द्वारा किए जाते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन करता है वो सारा यही बैंक करता है। इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपके बैंक होते हैं उनके पास जो प्राइमरी डिपॉजिट आती है वो उसके बेस पे ही क्या करते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए उनके पास 1000 अगर कैश डिपॉजिट आया है, प्राइमरी डिपॉजिट आया है, तो वो क्या करते हैं, 10% को डिपॉजिट के रूप में रख लेते हैं और जो आपका 90% होता है
वो उसके ज़रिए क्या करते हैं, वो उनको उधार में दे देते हैं, जिससे कि आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो हो जाता है। ठीक है, उसमें से वो क्या करते हैं 10% कैश के रूप में रख लेते हैं, जिससे कि अगर इन केस अगर कोई डिपॉजिटर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको पैसे दे सके। ठीक है, तो ये आपका बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर था। उसके बाद क्रेडिट इक्वेशन एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर आता है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आपका क्रेडिट जो इक्वेशन है और जो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसे आप क्या कहते हो, R=P/D, यानी कि कैश रिजर्व रेशो CRR प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हो, क्रेडिट इक्वेशन बनाते हो और क्रेडिट जो आपका CRR है उसको निकालते हो। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला जो दिया गया है वो आपका क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक, कि बैंक के द्वारा अगर क्रेडिट जो क्रिएशन है उसकी प्रक्रिया को आप बैलेंस शीट के थ्रू भी क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, स्पष्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर जो बैंक है उसमें क्या है, कैश है, कैश इन हैंड कितना है 1000 है, मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, तो उसका क्या है, उसको आप बैंक के बैलेंस शीट में क्या करोगे, दिखाओगे। ठीक है, कि जो बैंक है उसके पास क्या है, इतना कैश है 1000 उसके पास कैश है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, वो उसी के अकॉर्डिंग उधार देना शुरू कर देता है। जितने उसके पास कैश है वो उसके अकॉर्डिंग उधार देना शुरू कर देता है। जिस पर्सन को जितने पैसे चाहिए वो उसको उधार देना शुरू कर देता है, उसका खाता खोल देता है और उसके खाते में ही, उसके अकाउंट में ही वो क्या कर देता है, उस कैश को जमा कर देता है जो उसने उधार लिया है। ठीक है, तो ऐसे करके वो बैलेंस शीट के जरिए क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट क्रिएशन इन मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम। मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में अब एक बैंक नहीं होता, इसमें क्या है, बहुत सारे बैंक होते हैं। ठीक है, इसमें एक बैंक नहीं होता, इसमें बहुत सारे बैंक होते हैं। इसमें एक या एक से अधिक बैंक होते हैं जो सारी क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। इसमें भी आपके 2 पॉइंट दिए गए हैं, बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर और बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मैनी बैंक्स। इसमें भी सेम होता है, लेकिन वहाँ पे बैंक एक था, लेकिन यहाँ पे बैंक कई हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बैंक ए के पास एक व्यक्ति क्या करता है, 1000 कैश उसने जमा करवा दिया। ठीक है, और बैंक बी के पास उसने क्या किया है, उसने 900 रुपीज़ क्या कर दिए हैं, जमा करवा दिए हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, इन सभी बैंक को आपस में जोड़ देते हो। इन सभी बैंक के जो अमाउंट, जो कैश आपके पास डिपॉजिट जो इकट्ठा होता है, प्राइमरी डिपॉजिट जो आपके पास कलेक्ट होता है, उसके बेस्ड पे भी आप क्या करते हो, उधार देते हो। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या करते हो, उधार देते रहते हो, कैश रिजर्व अलग से बना लेते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, क्रेडिट क्रिएशन करते हो। इसमें आपका एक बैंक नहीं होता, इसमें आपके बहुत सारे बैंक होते हैं। सेम बैलेंस शीट में होता है, वहाँ पे आप एक ही बैंक की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक से अधिक जो बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। मान लीजिए 3 बैंक हैं तो ABC जो बैंक हैं उनकी तीनों की अलग अलग बैलेंस शीट क्या होगी, बनाई जाएगी, और उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो। तो ये आपकी प्रोसेस कह सकते हो क्रेडिट क्रिएशन की, आप कैसे कैसे करते हो। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस आती हैं, क्रेडिट क्रिएशन की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका आता है कैश रिजर्व रेशो। जो आपका CRR होता है उसका क्रेडिट क्रिएशन के साथ क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। मान लीजिए अगर कोई बैंक अपने पास CRR को ज़्यादा रखना चाहता है तो वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर सकता है। ठीक है, अगर वो क्या करता है, कैश रिजर्व रेशो कम अपने पास रखता है तो वो उतना ही ज़्यादा क्या कर सकता है, क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट।
जो आपका प्राइमरी डिपॉजिट की जो अमाउंट होती है उसके साथ आपका क्रेडिट क्रिएशन का डायरेक्ट संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मान लीजिए जितने ज़्यादा आपके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स आएंगी उतने ज़्यादा ही आप क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो, उतनी ज़्यादा ही आप साख का निर्माण कर सकते हो, उतने ही ज़्यादा आप पैसे को उधार दे सकते हो। ठीक है, तो आपका प्राइमरी डिपॉजिट अगर कम है तो आप का जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी क्या है, कम होगा, आप उतना ही कम पैसा उधार दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। अब जो पीपल की जो हैबिट्स होती है वो भी तो इसमें मायने रखती है कि मान लीजिए अगर किसी देश के जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्रांजैक्शन वो किस में कर रहे हैं, चेक में कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको जो बैंक है उसके अंदर कैश कम रखना पड़ता है, क्योंकि सारी लेन देन आप किस में कर रहे हो, चेक में कर रहे हो। ठीक है, तो उस वजह से आपके पास CRR जो है वो बढ़ जाते हैं और आपके पास क्रेडिट जो क्रिएशन है उसके ऑप्शन भी क्या है, बढ़ जाते हैं। तो आप ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हो, क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो। इसके अपोजिट अगर वो कैश में काम ज़्यादा करते हैं, चेक में इतना खास नहीं करते, तो वहाँ पे आपके पास क्रेडिट क्रिएशन के ऑप्शन कम हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, वो आता है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक की। जो आपका सेंट्रल बैंक है उसकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, इस बात पे भी आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो निर्भर करता है। ठीक है, यदि अगर आपका जो सेंट्रल बैंक है वो एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट की नीति अपनाता है तो जो आपके कॉमर्शियल बैंक जो हैं उनकी साख की क्रेडिट क्रिएशन की जो पावर है वो क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, अगर आपका जो सेंट्रल बैंक है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट की नीति अपनाता है तो उस केस में आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो पावर कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अदर बैंक्स। अदर बैंक्स की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, इस बात पर भी आपका क्रेडिट क्रिएशन जो है वो डिपेंड रहता है। यदि जो सारे बैंक हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपसी कोऑपरेट करते हैं, मीन्स परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो जो क्रेडिट क्रिएशन है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। अगर इन केस वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं तो उस केस में जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लीकेज इन सर्कुलेशन, प्रचलन में रिसाव। की जो क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो क्रेडिट में होने वाले जो लीकेज है उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, यदि जो आपकी डिपॉजिट हैं, ठीक है, उनके सर्जन की जो प्रोसेस है वो स्टेज में कोई चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिसने चेक प्राप्त किया है, जिसने चेक लिया है, वो क्या करता है, वो उस चेक को कहीं बैंक से बाहर ही क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, या वो किसी दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं ऐसी होती हैं, कॉरपोरेशन होते हैं, वहाँ पे क्या कर देता है, उनको जमा कर देता है। ठीक है, वो बैंक से कहीं बाहर ही उसको क्या कर देता है, जमा कर देता है। तो उस केस में क्रेडिट क्रिएशन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है नेचर ऑफ सिक्योरिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड गुड बोरोज, जमानत का स्वरूप या अच्छे उधार लेने वाले की उपलब्धता। अब जो आपकी बैंक के जो क्रेडिट क्रिएशन है, ठीक है, वो आपकी जो जमानत होती है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या करती है, निर्भर करती है। यदि जो आपके उधार लेने वाले जो पर्सन्स हैं वो ट्रस्टी हैं, मीन्स उनको उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात वे बैंकों को ऋण के बदले क्या है, गुड एसेट्स वो जमानत दे सकते हैं। तो आपकी जो बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकती है। यदि अगर उनके पास कोई भी ऐसी एसेट्स नहीं है या उनकी जो एसेट्स है वो रिस्की है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन कम करता है। उसके बाद आता है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंडीशंस। जो बैंक है उनकी जो क्रेडिट क्रिएशन है वो एक देश की जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो सिचुएशन है, कंडीशंस है, उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अब मंदी के दिनों में मान लीजिए अगर मंदी के दिन है कि जो व्यापार है वो क्या है, बिजनेस जो है वो कम हो रहा है, तो उस केस में जो आपके उद्योगपति जो होते हैं, इंडस्ट्रियल्स जो होते हैं,
उनके द्वारा ऋण की जो मांग है, लोन की जो मांग है वो कम होती है। ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जिससे कि आप क्रेडिट क्रिएशन उतना नहीं कर पाते। इन केस अगर जो आपके इंडस्ट्रियल हैं, जो आपके बिजनेस हैं, मीन्स जो आपके व्यापार कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो हैं, ठीक है, उनकी सेल अधिक हो रही है, मीन्स मार्केट के अंदर क्या है, तेजी है। ठीक है, तो उस केस में जो आपके इंडस्ट्रियल्स जो होते हैं, जो आपके बिजनेसमैन जो होते हैं, उनको लोन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जिससे कि आपका क्रेडिट क्रिएशन अच्छा होता है। तो ये आपकी लिमिटेशंस थी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड, क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने क्रेडिट क्रिएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ा, उसके कुछ बेसिक टर्म्स थे उसके बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद कुछ एजम्पशन उसकी दी गई थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसकी क्या प्रोसेस थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और लास्ट में क्या उसकी लिमिटेशंस थी उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।